अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। सुहेल आफरीदी साहब एक दफ़ा फिर निकल खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इस दफ़ा भी मुलाकात मुश्किल दिखाई दे रही है। इस मुलाकात की अहमियत क्या है आखिर, और क्यों सुहेल आफरीदी का इतना खौफ जो है वो तारी है। आज सुहेल आफरीदी की जो गुफ्तगू थी वो भी आप तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ जो 27वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी के लिए बाकायदा तौर पर अब जो एक SOP है वो शुरू हो चुका है, उस पर अमल दरामद, और अब जो है स्टेप बाय स्टेप इसकी मंजूरी की तरफ जाया जाएगा। जहां एक तरफ हुकूमत इस वक्त राब्ते कर रही है अपनी इत्तेहादी जमातों से ताकि 27वीं तरमीम के ऊपर उनकी हिमायत हासिल की जा सके, वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी इत्तेहादी भी, अपनी मुखालिफ जमातें, तमाम लोगों को इनवाइट कर रही है कि जो उन्होंने 12 नवंबर को एक जरगा रखा है उसमें तमाम लोग शिरकत करें। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ अहम मामलात हैं जी, जिसमें ख़ास तौर पर ज़िक्र करेंगे कि किस तरह से आगे जो चीज़ें हैं चल रही हैं, लेकिन उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार जो है वो क्या होने जा रहा है, उनसे भी एक इम्पॉर्टेंट किस्म की मीटिंग जो है वो हुई है। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले सुहेल आफरीदी का जिक्र। सुहेल आफरीदी साहब जी आज सबसे पहले पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इमरान खान साहब का ये अपने तमाम पार्टी लीडर्स को हिदायतनामा था कि जनाब आप लोगों ने अदालतों के बाहर पहुंचना है और वहां पर दबाव बढ़ाना है ताकि केसेस की तारीख ली जा सके। तो अब आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा, PTI के MPAs, कुछ वज़रा भी, और फिर उसके साथ साथ इनके कुछ और लीडर्स प्लस चीफ मिनिस्टर आज पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। काफ़ी ज़्यादा तादाद में तो कुछ बाहरी मौजूद रहे और कुछ जो सीधा लोग थे वो अंदर गए। उन्होंने जाके वहाँ पे डेढ़ घंटा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब का इंतज़ार किया और उनसे मिलने की कोशिश की। उनका मकसद ये था कि चैम्बर में उनसे मुलाकात हो और उनसे ये दरख्वास्त की जा सके कि इमरान खान साहब का जो अलकादिर केस है उसकी समाअत के लिए डेट दे दें और डेट लेके उठें। और इसी वजह से जो मुंतखब वज़ीर आला हैं वो तकरीबन डेढ़ घंटा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। कोशिश भी की उन्होंने, उनके चैम्बर में भी जाके बैठे रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद वो वहाँ से मायूस होकर अडियाला की तरफ चले गए। अब पिछली दफ़ा इन्हीं पे मुश्तमिल एक लार्जर बेंच था जिसने ये ऑर्डर पास किया था कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन वो तहरीरी ऑर्डर उनको अभी तक नहीं मिल सका 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद। तो सुहेल आफरीदी साहब आज इसलिए भी गए थे कि उन्हें कहें कि भाई आपको मैंने ख़त भी लिखा था कि तहरीरी ऑर्डर दे दें, तो वो भी नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से अभी तक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर नहीं हो सकी। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब वहाँ से अडियाला जेल चले गए और मकसद वही कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। और कल जो लिस्ट जमा कराई गई थी उसमें भी उनका नाम शामिल था, लेकिन आज भी उनको दागल नाके पर रोक लिया गया और वहाँ से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। फ़िलहाल वो वहीं पर मौजूद हैं जब तक कि मैं ये व्लॉग कर रही हूँ। मुझे अंदाज़ा यही हो रहा है कि उनकी मुलाकात नहीं होगी और उनको यहीं से वापस रवाना होना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल वो कुछ देर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड ज़रूर कराएंगे और उसके साथ साथ मीडिया से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर देती हूँ। तो इस सब चीज़ों से आपने क्या समझा या क्या इसके ऑप्टिक्स हैं? तो बात बड़ी साफ है। क्या इस निज़ाम के चलाने वाले ये नहीं देख रहे, क्या इस निज़ाम में मौजूद अवाम क्या ये नहीं देख रहे कि किस तरह एक मुंतखब वज़ीर आला को एक छोटी सी बात है कि उसने अपने लीडर से जाके मुलाकात करनी है, और इस एक छोटी सी बात को भी इन्होंने कितनी बड़ी एक रुकावट में तब्दील किया हुआ है। ये जंगल का कानून नहीं है तो और क्या है? अगर मामलात आइन और क़ानून के मुताबिक चलते हों, अगर मामलात अखलाकियात के तकाज़ों के तहत चलते हों, तो क्या ये नौबत आए? क्या एक वज़ीर आला की इस तरह से तौहीन की जाए कि वो आए, वो घंटों सड़कों पर ख्वार हो, कभी वो कौमी असम्बली जाता है, वहाँ से वो करारदाद लेता है, कभी वो हाई कोर्ट जाता है, वहाँ पर वो अपने लीडर से मिलने का ऑर्डर लेता है, उसके जो केसेस हैं उसकी तारीख़ें फिक्स कराने के लिए इंतज़ार करता है, कभी वो बेचारा अडियाला जेल पर चला जाता है, वहाँ रोड पर जाके वो धरना देता है, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं होती। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक आईनी और क़ानूनी और जायज़ काम भी करवाने के लिए
कितने पापड़ बेलने पड़े एक मुंतखब वज़ीर आला को। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा निज़ाम इंसाफ आज कहाँ खड़ा है कि अगर एक मुंतखब वज़ीर आला अपने हासिल किए हुए एक ऑर्डर के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं करा सकता, जो उसको अदालत ने वर्बली तो उसी वक्त कह दिया था, तो फिर आम आदमी किधर खड़ा है? फिर मैं किधर जाऊं? फिर आप किधर जाएं? हम किसकी तरफ देखें कि जनाब अदालतें हमें इंसाफ देंगी? ये अदालतें हमें इंसाफ देंगी जो कि मुंतखब वज़ीर आला को जो उन्होंने इजाज़त दी, जो अपने इख्तियारात के तहत, जो अपने मामलात के तहत उनसे मिल सकते हैं अपने लीडर से, वो उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकती जो अदालतें हैं, तो वो हमें क्या इंसाफ देंगी? तो ये अब मेरा ख्याल है कि इतना ऑब्वियस है सारा मामला कि जिसके ऊपर अब मज़ीद बंदा क्या बात करे। यानी आप इसको हर लिहाज से कंडेम कर सकते हैं, लेकिन इससे एक बात जो है बड़ी वाज़े होती है वो ये कि सुहेल आफरीदी का खौफ किस कदर है। सुहेल आफरीदी की मुलाकात ना हो जाए, ये कितना बड़ा इनके लिए मामला है कि उसके लिए ये लोग इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा तनकीद जो है उसको अपनी तरफ बाकायदा दावत दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से इनके अब हामी लोग, इनके अंदर जमातों के लोग, वो खुद और बहुत से इनके जो प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी हैं वो तक कह रहे हैं कि भाई ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुलाकात करा दें, क्या हो जाएगा भाई, कौन सा आसमान गिर पड़ेगा, ज़मीन फट जाएगी, क्या हो जाएगा, हो जाने दें एक मुलाकात, एक मुख्तसर सी मुलाकात हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, तो ये अब वो हालत है इन लोगों की काबिल रहम कि इस कदर खौफ है कि उस खौफ ने इनको कितनी पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया है, इन लोगों को घरों तक मैसूर होने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों का हाल ये हो चुका है कि ये फेस नहीं कर सकते पीटीआई को, तो उसको हर तरह से उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिशें करते हैं। और अब हालत ये है इन जजेस की कि ये चैम्बर में इन लोगों का सामना नहीं कर सकते, इनसे मिल नहीं सकते। इसलिए जब भी अलीमा खान साहिबा चली जाएं, सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा साहब चले जाएं, आज सुहेल आफरीदी साहब चले गए हैं, ये अपना मुंह छुपा के कहीं इधर उधर गुम हो जाते हैं कि कहीं इनके सामने ना आना पड़ जाए। ये इन लोगों की हालत है। दिल तो चाह रहा है कि आपको इसके ऊपर यकीनन जब इंसान ये सोचता है कि यार ये किस किस्म का सिस्टम है, तो बड़े सख्त अल्फाज मुंह पे आते हैं और बड़े जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं। लेकिन सच बात यही है कि हमें कुछ कहने की अब ज़रूरत ही नहीं है, जिस नहज पर इन्होंने आके ख़ुद को खुद ही एक्सपोज कर दिया है। तो सुहेल आफरीदी साहब ने जो आज गुफ्तगू की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि मेरे कायद से, लीडर से मुलाकात नहीं कराई जाती, फिर धमकियाँ दी जाती हैं। उस पर उन्होंने कहा कि जी आपसे कहा जा रहा है आपका फेंटा लगेगा अगर आप दोबारा इस्लामाबाद आए। तो उन्होंने कहा क्या ये एक आइनी और क़ानूनी मामला नहीं है, एहतजाज हमें आइन ये हक़ नहीं देता? तो आप अगर ये कहते हैं कि जी हम आपको नहीं करने देंगे एहतजाज और हम आपको फेंटा लगाएंगे, तो इसका मतलब है कोई बदमाशी है आपकी, तो आप भी फिर करके देख लें। उन्होंने कहा जी वो तो आपकी नाअहली कर देंगे। तो उन्होंने कहा, अब उन्होंने वो बात की जो मैंने चंद दिन पहले आपको खुद अपने व्लॉग में कह दी थी कि सुहेल आफरीदी का इनको शायद आइडिया नहीं है, कि ये समझ रहे हैं कि शायद कोई ऐसे ही ड्रामेबाजी है कि जी कोई बंदा आके बड़ी बड़ी बातें करेगा। वो अगला डटा हुआ है और वो कहता है कि आप कह रहे हैं नाअहली, ये तो बहुत छोटी बात है। आप कह रहे हैं हुकूमत चली जाएगी, गवर्नर आ देंगे, तो बहुत छोटी बात है। अगर अपने लीडर के लिए, उसके नज़रिए के लिए मैं डट के खड़ा हूँ और इस राह में अगर मेरी जान भी चली जाती है तो इंशाल्लाह मुझे कोई परवाह नहीं है। तो आप ये नाअहलियों से मुझे डरा रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इन्हें खौफ है सुहेल आफरीदी से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह नहीं कर सकते थे। वो कह तो ज़रूर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अंदर से वो उनके मामलात और तरह के चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो एक चेंज देखने में आ रहा है वो ये है कि सुहेल आफरीदी हो या इस वक्त की जो केपी की पूरी कैबिनेट है, इन्होंने जो अपना निशाना है वो सीधा इस्टेब्लिशमेंट पर रखा हुआ है। पहले अली अमीन गंडापुर साहब बीच में इस्टेब्लिशमेंट को भी कभी तनकीद का निशाना बना लेते थे, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहते थे। लेकिन यहाँ पर आज भी शफी जान जो इनके नए वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ क्लिप देख रही थी, तो वो भी आज भी जो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका भी जो निशाना था वो बड़ा सीधा था। वो भी सीधी बात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर रख के करते हैं कि वो कहते हैं आप ये तरमीमों के ड्रामे करते हैं, फिल्म चलाते हैं, कभी 26वीं तरमीम आ गई, कभी 27वीं तरमीम आ गई, अब 28वीं आएगी, तो आप एक ही सादा कागज़ पर एक ही दफ़ा लिख दें कि जी बादशाहत का निज़ाम होगा, बात ख़त्म। ये क्या आपने रोज़ रोज़ के ड्रामे लगाए हुए हैं?
बड़े उन्होंने उसको सीधा निशाने पे लिया। सुहेल आफरीदी ने जो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा अब ये 4-5 सवाल हैं, ये ज़रूर किया करें जब आप कहीं अहम मीटिंग्स में जाते हैं, कि कौन है जो दहशत गर्दों को अंदर लेकर आ रहा है, ये जो आप स्मगलिंग के और ये वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो कौन है जो ये जिनके सरपरस्ती में ये सब हो रहा होता है। आप बताएं कि ये किस तरह इस तरह मुमकिन है कि सरपरस्ती के बगैर जो है वो इतनी बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही हो और ये सब हो रहा हो। आप बताएं कि क्यों कर ऑपरेशंस के बावजूद जो है वो दहशतगर्द बाकी हैं और अंदर भी आने में कामयाब हो जाते हैं, कार्रवाइयाँ करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो वो बड़े तल्ख सवाल करते हैं और वो सीधे सवाल करते हैं। और इस वक्त की जो केपी की पूरी क़यादत है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना निशाना सीधा रखा हुआ है उन्होंने, उनके ये मामलात हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जो सियासी जमातें हैं उनसे डायलॉग का सिलसिला शुरू किया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इन्होंने ना सिर्फ ये कि जो अपनी इत्तेहादी जमातें हैं बल्कि मुखालिफ जो सूबे की जमातें हैं उनके साथ भी जाके उन्होंने उन्हें अमन जरगे की दावत दी है। आज भी इनका एक वफ़द जो है वो पहले ANP के सेंटर गया है, वहाँ जाके बादशाह खान मरकज़ में जाके उन्हें प्रॉपरली फॉर्मली इनवाइट किया है। फिर अभी इन्होंने PMLN के दफ्तर में भी जाना है और अमीर मकाम साहब से इनकी मुलाकात होनी है, वहाँ पे उन्हें भी इनवाइट करे हैं। दीगर भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा फैसल करीम कुंडी साहब के पास भी ये लोग गए हुए थे, मौलाना के पास भी जाते हैं। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स जमाते हैं उनको ये बुला रहे हैं कि आप अमन जरगे में आएँ। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये बेसिकली अमन जरगे में जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर मुनक़िद होना है, ये एक पूरा प्लान बना के देना चाहते हैं और उसके तहत ये अपने लिए एक मॉरल अथॉरिटी जो है उसको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि जनाब ये सिर्फ हमारा मुतालबा नहीं है या ये हमारा ख्याल नहीं है कि ऑपरेशन के बजाय इन तरीक़ों से दहशतगर्दी को निपटा जाए, बल्कि ये जो आपकी कलेक्टिव विजडम है ये उसके तहत तैयार किया गया एक जामे प्लान है और ये उन तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल है जो कि इस इलाके में रहते हैं, जिनके स्टेक्स यहाँ पर है और उसमें कबायली माहिदीन, मिशरान और बाकी पॉलिटिकल जमातें भी शामिल हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इनका मूव है और देखते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल होता है इन जमातों की तरफ से। लेकिन मौलाना से महमूद खान अचकज़ई साहब की भी मुलाकात हुई। उसके बाद मौलाना ने सहाफ़ियों के साथ कुछ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में मौलाना ने भी बड़ी सख्त बातें की। वैसे तो मौलाना की सख्त बातों को लोग अब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि मौलाना सख्त बातें करते हैं और उसके बाद करके वही आते हैं जो उन्हें सख्ती से कहा जाता है। तो अब उन्होंने भी कल बड़ी तल्ख बातें की और ऐसी ऐसी चीज़ें हिट की हैं जो कि बड़ी बुरी लगती हैं सुनने में इस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने जंग के ऊपर सवाल उठाए कि जी सोशल मीडिया पर आपने जंग बहुत अच्छी तरह से जीत ली है, आपकी उधर मशरकी बॉर्डर पे जंग चल रही है, मगरबी बॉर्डर पे जंग चल रही है, बताएं कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे हमारा हासिल हुसूल क्या हो रहा है, ये भी उन्होंने सवाल किया है। उसके अलावा भी उन्होंने बड़े सवाल किए हैं कि जी ये जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं तो आप क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ करना, इसमें किस किस्म का आप सिस्टम जो है वो राइज करना चाह रहे हैं। और 26वीं तरमीम पे आपने यही हमें कमिटमेंट्स दी थी कि नहीं हम बस यहीं तक रुकेंगे, आप ये इन चीज़ों पे हमारा साथ दें। और उसके बाद उस वक्त जिन चीज़ों को हमने माइनस करा दिया था अब आप वही चीज़ें जो हैं वो 27वीं तरमीम में करने जा रहे हैं। अब मौलाना इस पे एतराज़ तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन इन दी एंड आप देखिएगा सेनेट के मेंबर्स कुछ कम हैं तो उसमें मौलाना जाके साथ भी दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गेम जो है वो इस तरीके से चल रही। बहरहाल फिर भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रही है कि इस पर मौलाना भी शामिल हो जाएं और फिर एक कलेक्टिव इत्तेहाद की सूरत में चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जाए, ख़ास तौर पर 27वीं तरमीम को रोकने की कोशिश की जाए। इसके लिए एक सजेशन ये भी आ रही है कि मौलाना के थ्रू पीपल्स पार्टी को किसी तरह इंगेज किया जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के ज़ाहिर है बिलावल से और जरदारी साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो ये समझते हैं कि मौलाना को इंगेज करके पीपल्स पार्टी को अगर इंगेज किया जाए मौलाना के थ्रू और उन्हें ये रोका जाए, क्योंकि देखिए मौलाना अगर नहीं भी वोट करेंगे तो फिर भी कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है। इस वक्त जो ये सारी 27वीं तरमीम है ये डिपेंड कर रही है कि पीपल्स पार्टी क्या स्टांस लेती है। तो पीपल्स पार्टी को इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड लेने के लिए मौलाना से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप उनको इंगेज करें और उनसे कहें कि वो स्टैंड लें और ये 27वीं तरमीम की जो तमाम ऐसी शिकें हैं जिसके ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं उनको जो है वो माइनस कराएं इसमें से। और साथ साथ वैसे तो वही पहले तो ये कहेंगे भाई मुसव्वदा तो लेके आओ, पता तो लगे आप करने क्या जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो अब CEC का इजलास अपना कर रही है, उसके बाद कुछ इनकी सूरत हाल वाज़े होगी कि ये आखिर क्या फ़ैसला करते हैं। इन्होंने वोट करना है नहीं करना, अगर करना है तो किस शिक को करना है, किस चीज़ पे स्टैंड लेना है, तो देखते हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जी MQM की और काफ लीग की
اور دیگر جو ان کی چھوٹی موٹی اتحادی جماعتیں، ان کی ممبران کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے 27ویں ترمیم پر اپنا کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں سپورٹ کریں گے. لیکن سوال پھر وہی کہ ان کے پاس اور آپشن کیا تھی. مطلب ایم کیو ایم جس نے 1 سیٹ بھی نہیں جیتی کراچی کی، اس کو 20 سیٹیں آپ نے پکڑا دی ہیں. تو آپ کے خیال سے وہ آ کے ان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ آ کے انکار کریں گے کہ نہیں جی ہم نہیں دیتے ووٹ؟ تو ظاہری سی بات ہے جو بھی اس نظام کا بینیفیشری ہے ناجائز طریقے سے، وہ تو مجبور بھی ہے ایک طرح سے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہری سی بات ہے انہوں نے جیتے ہوئے ہوتے جینون تو وہ کوئی دکھاتے بھی اسپائن دکھاتے کہ نہیں جی دیکھیں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. تو جو جیت کے ہی نہیں آئے وہ کیا کھڑے ہوں گے؟ تو یہ ان کے حالات ہیں. تو بہرحال یہ بھی اپنی گیمز پوری کھیل رہے ہیں. کل کیبنٹ کا اجلاس ہے، یعنی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، اور اس میں اس 27ویں ترمیم کی منظوری دی جائے گی، جس کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ پھر آگے قومی اسمبلی اور جو سینٹ کی اجلاس ہوں گے اس میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور کوشش پوری ہے ان کی کہ 15 نومبر سے پہلے یہ کام مکمل کر لیا جائے. تو کل یہ کیبنٹ میں اگر منظور ہو جاتا ہے تو کبھی امکان ہے کہ پھر اس کے مسودے کی بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں، کیونکہ کیبنٹ میں منظور تو ہوگا تبھی جب ایک پراپر مسودہ ڈرافٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو لیٹس سی کہ اس کے بعد پھر کیا چیزیں اوپن ہوتی ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس تمام تر چیزوں میں بات وہی ہے کہ کس طریقے سے آپ کی جو یہ 27ویں ترمیم ہے اس میں سے نکلنا کیا ہے، کیا آپ بنانے جا رہے ہیں، کیا کیا جو چمگوئیاں ہیں اس نے جنم دیا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف رخ بیٹھتا ہے اس اونٹ کا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.